Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार है? कल तक कांग्रेस पार्टी मौजूदा सरकार को भले ही घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन आज इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे ने सामने आकर पूरी बाजी को पलटने की कोशिश की। आज दिनेश दुबे मेरे साथ भी इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ने वाले हैं। दिनेश दुबे का दावा है कि मनमोहन सिंह सरकार अगर चाहती तो अपने कार्यकाल में इस घोटाले पर कार्रवाई कर सकती थी, तो आज ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। दिनेश दुबे का यह भी दावा है कि इस घोटाले पर उनकी नजर जब गई तो उन्होंने पूरे सिस्टम को चिट्ठी लिखकर अलर्ट भी किया, लेकिन उन पर उल्टा इस्तीफा देने का दबाव डाला गया और उनको 2013 सितंबर में इलाहाबाद बैंक के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। आरोप सनसनीखेज है। आखिर 2011 का घोटाला 2018 में क्यों बेनकाब हुआ? हालांकि मौजूदा सरकार पीएनबी घोटाले में दनादन कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ सवालों से वो भी नहीं बच सकती। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोटालेबाज नीरव मोदी और उनके परिजनों से सरकार के रिश्ते होने के दावे किए। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं की घोटालेबाजों के साथ की तस्वीरें सामने रख दी। जिस मेहुल चौकसी का नाम दिनेश दुबे से लेकर कांग्रेस के नेता ले रहे हैं, वैसे मेहुल हर सरकार के दौर में नजर आते हैं। इन्हीं मेहुल की वजह से दिनेश दुबे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और इसी मेहुल का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 साल पहले एक कार्यक्रम में करते नजर आते हैं। आखिर इस तरह के मेहुल यानी इस तरह के बड़े लोग क्यों हैं सिस्टम में? क्या यही सिस्टम को चलाते हैं या यही सिस्टम में सेंध लगाते हैं? क्या ये हमारे सिस्टम में लग चुके घुन की तरफ इशारा नहीं करता है? क्या घुन लगे सिस्टम की वजह से ही इच्छा शक्ति होने के बावजूद घोटालों पर ब्रेक नहीं लग पाता? हम तो पूछेंगे कि क्या पीएनबी जैसे बड़े घोटालों को रोकने में हमारा सरकारी तंत्र नाकाम है? सवाल यह भी कि क्या 2011 से जारी घोटाले का खुलासा 2018 में होना हमारे तंत्र की खामियों को उजागर करता है? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या रसूखदार घोटालेबाज हमारे तंत्र को चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना हो, किसी भी कीमत पर वो ऐसे ही मैनेज करते रहेंगे? नीरव मोदी पर घिरी मोदी सरकार, इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन एक नजर दिन भर के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। जो शख्स दुनिया भर की पार्टियों की रौनक को हीरे की चमक देता था, आज उस नीरव मोदी के ठिकानों पर कानून दस्तक दे रहा है। एक तरफ नीरव मोदी और पीएनबी घोटाले से जुड़े तमाम ठिकानों पर ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों के छापे लगातार पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के रहते जनता की तिजोरी में सेंधमारी पर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। प्रश्न बड़ा सीधा है कि क्या प्रधानमंत्री जी मेहुल चौकसी को जानते हैं? कम से कम प्रथम दृष्टि से तो लगता है। नीरव मोदी का मामला 2011 से चल रहा है। उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट आंख बंद करके बैठी थी। लुटवाया आपने, पकड़ा हमने। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, नीरव मोदी पर घिरी मोदी सरकार। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो लोगों ने उनके दावे पर यकीन किया। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जनता के खजाने की पहरेदारी के उनके दावे पर भरोसा किया। ऐसे में इस सरकार के रहते अगर जनता की कमाई पर डाका पड़ा है तो सवाल उठेंगे ही। भ्रष्टाचार के आरोपों पर चोट खा चुकी कांग्रेस की तरफ से मोर्चा खुद राहुल गांधी ने संभाला। राहुल ने ट्वीट किया, भारत को लूटने की नीरव मोदी द्वारा दी गई गाइड। प्रधानमंत्री को गले लगाओ, उनके साथ दावोस में देखो। इस प्रभाव का इस्तेमाल कर 12,000 करोड़ लूटो,
और जब सरकार दूसरी तरफ मुंह कर ले तो माल्या की तरह देश से भाग जाओ। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर घोटालेबाजों से सरकार की पहचान के दावे किए। गीतांजलि ज्वेल्स है, मेहुल चौकसी वही नाम है ना उनका। कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के। बीजेपी को कांग्रेस के रवैये पर ऐतराज है। बीजेपी का दावा है कि ये घोटाला यूपीए के दौर में 2011 में शुरू हुआ था। राहुल गांधी और कांग्रेस ये बताए कि 2013 के अंदर उसका जो ब्राइडल ज्वेलरी एग्जीबिशन थी दिल्ली के एक होटल में, इंपीरियल होटल में कनॉट प्लेस के, उसमें उसका उद्घाटन करने राहुल गांधी गए थे कि नहीं गए थे, इसका जवाब राहुल गांधी दें। कांग्रेस एक फोटो के जरिए नीरव मोदी को मौजूदा सरकार का करीब बिताने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी कथित घोटालेबाजों के साथ कांग्रेस नेताओं की तस्वीर दिखा रही है। घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद सरकार एक्टिव है। दनादन छापे और बैक टू बैक एफआईआर दर्ज हो रही हैं। वित्त मंत्रालय ने बैंक से रिपोर्ट मांगी है। घोटाले में शामिल बैंक अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। नतीजा ये कि घोटाले की आधी रकम यानी करीब 5100 करोड़ जब्त की जा चुकी है। नीरव मोदी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। इंटरपोल को अलर्ट किया गया है। पासपोर्ट रद्द हो चुका है। नीरव मोदी की पत्नी एमी, भाई निशाल और मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने डिफ्यूजन नोटिस जारी किया है। आपने देखा कि प्रभावी कार्रवाई हो रही है, प्रभावी कार्रवाई। अब कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिनका दावा है कि उन्होंने 1 साल पहले घोटाले को लेकर आगाह किया था। I had forwarded the same information to PMO and the PMO had forwarded that information to ROC to take necessary action. इस एनडीए सरकार ने सीएमडी की पोस्ट एबुलेस की है और एमडी और सीओ की पोस्ट करके लायबिलिटीज फिक्स की है। जिस तरह ललित मोदी, विजय माल्या के बाद नीरव मोदी तमाम कथित घोटालेबाजों के साथ वक्त रहते देश से बाहर भागने में कामयाब हो गया, उससे भी सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हम तो पूछेंगे कि क्या ललित मोदी, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे घोटालेबाजों ने बीजेपी सरकार की छवि पर दाग लगाया है? मैं अपने सवाल को एक बार फिर दोहरा देता हूं कि क्या ललित मोदी, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे घोटालेबाजों ने बीजेपी सरकार की छवि पर दाग लगाया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। आपके जवाब हमको आप 51818 पर SMS कर सकते हैं। #HTP और #नीरव मोदी घोटाला, इसके जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं इस बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन, स्वागत है आपका। घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता शक्ति सिंह गोयल साहब आज हमारे साथ हैं, शुक्रिया गोयल साहब। राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड के नेता, आपका भी स्वागत है, पटना से आप हमारे साथ लाइव हैं। राम कृपाल सिंह, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, आप हमारे साथ हैं। और इस डिबेट में दिनेश दुबे भी शिरकत करेंगे, जो इलाहाबाद बैंक के डायरेक्टर रह चुके थे, जो आज इस पूरी कहानी में एक नया चेहरा बनकर उभरे, लेकिन कुछ देर के बाद। लेकिन संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे सीधा, पहली बार कांग्रेस ये कहने में कामयाब हो रही है कि मोदी को छोटे मोदी ने घेर लिया। बार बार बीते 24 घंटों से हम ये सुनते आ रहे हैं संबित पात्रा कि इस बार आपकी सरकार के साथ वो व्यक्ति फोटो खिंचाता है डावोस में और आप उसको नहीं पकड़ पाते हैं। यह आपकी सरकार की बड़ी नाकामी है। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस वो जीप चिढ़ाते हैं ना बच्चे की, देखो देखो हमने तो स्कैम कर लिया, तुम हमें पकड़ नहीं पाए, यह विषय हो रहा है। देखिए, पूरे विषय का आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल जायज़ है कि पकड़ा क्यों नहीं गया। एक अहम पहलू है कि स्कैम हुआ कैसे। 2011 से जिस प्रकार से ये स्कैम सामने आया, और एक बड़ी बात जो मेहता साहब जो CMD थे PNB के, उन्होंने कहा कैंसर 2011 से हुआ है, सिस्टम को हुआ है और कैंसर की सर्जरी अब हो रही है। देखिए सुमित भाई, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम के अंदर जो दीमक लगे हुए थे उनको क्लिनजिंग करने का सिस्टम चल रहा है। आज दुबे जी भी यहां डिबेट में आने वाले हैं। किस प्रकार से खुद कांग्रेस के अपॉइंटी थे, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे इलाहाबाद बैंक में, उन्होंने इसको रेड फ्लैग किया, मगर उसके बावजूद उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें निकाला गया। ये हम सबके सामने आया है। LOU, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो बनाया गया था, इसको समझना पड़ेगा, टेक्निकल है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। 2011 में जो LOU बनाया गया, बार बार मैच्योर होने से
पहले उसको रिपीट किया गया। सिस्टम में आपने एक मोहरा बैठा रखा था जिसका नाम गोपाल सेट्टी था। रिटायर जब वो पिछले साल हुआ, उसने 1 साल भर का LOU बना के रिटायर हुआ। जब हमारे सरकारी तंत्र जो है उसके ऊपर नजर डालते हैं और सरकार के जो PNB का बैंक का मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर था, वो इस बार 2018 जनवरी में बोलता है कि ये संभव कैसे हुआ, आप बिना गारंटी के लोन कैसे ले रहे थे। पर डॉक्टर पात्रा टू कट इट शॉर्ट, मुझे तो ये भी याद है आपने दिनेश दुबे का नाम ले लिया, एक हरिप्रसाद साहब का नाम भी सामने आया। उन्होंने चिट्ठी लिखी, बाकायदा चिट्ठी रिसीव हुई प्रधानमंत्री कार्यालय में, उस पर कार्रवाई की गई ROC के द्वारा। उसके बावजूद भी नीरव मोदी डावोस में PM के साथ अपने FIR के 15 दिन पहले फोटो खिंचवाते। और क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आप चेक नहीं करते एंटीसीडेंट्स कि किसके साथ आप खड़े हो रहे हैं, कहां आप बैठे हुए हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगा स्पष्टता के साथ। नंबर 1, जहां तक आपने हरिप्रसाद जी की बात 2016 में जो मई के महीने में कंप्लेन की बात की, मैं याद दिला दूं कि हरिप्रसाद जी ने नीरव मोदी के लिए कंप्लेन नहीं किया था, ना ही उनके तीनों फर्म के लिए। उन्होंने कंप्लेन किया था चौकसी जी के लिए, और उनके व्यक्तिगत कंप्लेन 13 करोड़ मेरा वापस नहीं किया गया है, व्यक्तिगत कंप्लेन था जिसके कारण FIR भी हुआ, वो चल भी रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि क्यों फोटो डावोस में हुआ। देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं व्यूअर्स को कि डावोस में जो नीरव मोदी था वह WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गेस्ट था, न कि CII के, और न ही किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ऑफिशियल डेलीगेशन का, अर्थात मोदी जी की सरकार का ऑफिशियल डेलीगेशन का कंप्लेंट आएगी, PM उसके साथ फोटो खिंचा लेंगे। अगर WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गेस्ट बनकर आए हैं, हाई टी हो रहा है इंडियन बिजनेसमैन का, उसके बाद WEF के गेस्ट, CII के गेस्ट खड़े होते हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री और हर साल वो WEF का गेस्ट बनकर उनका एक स्पॉन्सर्ड पार्टनर है। मैं आपको याद दिला दूं, आप WEF के साइट में जाएंगे। शक्ति सिंह गोयल जवाब दीजिए। संबित पात्रा ने अपनी बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, दिनेश दुबे ने आपकी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, वो जुड़ेंगे मेरे साथ कुछ देर में, लेकिन उनका बयान सबके सामने है, उन पर दबाव डलवाकर उनसे इस्तीफा लिया गया। बिल्कुल, मैं 2 बात करना चाहता हूं। पहले तो मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि इधर उधर की बात छोड़, मुद्दे की बात कर। सवाल ये उठता है कि जो LOU होता है उसकी लाइफ होती है 90 डेज। अच्छा, आप कहते हो कि UPA के दौरान हुआ, ये शुरू हुआ, वो हुआ। मेरा सीधा सवाल है कि हमने जो भी कहा है तथ्यों के साथ आपको बाकायदा कागज दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स है और इसके आधार पे हम कह रहे हैं। आइए प्रधानमंत्री जी या फिनेंस मिनिस्टर आए, सब कुछ तथ्य रखें, उनके पास तो मिनिस्ट्री है, वो कागज बताए, दिखाएं और सबको बताए। बात दूसरी ये है कि जिसने खुद को चौकीदार कहा उनको एक नहीं, आज हमने और भी जारी किए हैं जी। बहुत सारे लोग कंप्लेंट भेजते हैं, उस कंप्लेंट में ना निजी कंप्लेंट नहीं है। और संबित पात्रा जी कह रहे थे कि वो चौकसी है, वो तो अलग आदमी है। नहीं भैया, CBI की कंप्लेंट में ही इज वन ऑफ द अक्यूज्ड। CBI के पास जो कंप्लेंट, अरे यही चौकसी के बारे में तो शक्ति भाई दिनेश दुबे ने कहा था 2013 में कि इनको लोन नहीं देना चाहिए इलाहाबाद बैंक की तरफ से, ये डिफॉल्टर है और उनका इस्तीफा ले लिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं शक्ति सिंह गोहिल, ये मेहुल चौकसी टाइप के जो रसूखदार लोग हैं, क्या यही सिस्टम को चलाते हैं क्या, चाहे आपकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो? संबित पात्रा जी को जितने सेकंड बिना इंटरप्ट किए मिले मुझे दे दीजिए। मैंने संबित पात्रा से भी सवाल पूछे। शक्ति भाई ऐसा मत करिए आप इस तरह के प्रवक्ता नहीं है, प्लीज आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मैं जी बिल्कुल, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस चैनल पे ना चिल्ला चिल्ली, मैं मुद्दे की बात। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अगर आज जो कह रहे हैं, आज जो कह रहे हैं, चाहे कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे हो, अगर वो रेड फ्लैग दिखाते थे, आज चैनल पे आते हैं, वो उस वक्त क्यों चैनल पे नहीं आए कि भैया ये मैंने रेड फ्लैग दिखाया है, आज के दिन ही इसको रोका जाए। बाकी जो कंप्लेनेंट आज निकले हैं वो उनके बाकायदा उसी वक्त वो बाहर निकले, लिख के दिया, बार बार कहा। गुजरात हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल होता है, उस एफिडेविट की कॉपी भी आज हमने जारी की है। उस एफिडेविट में वो लिखते हैं कि बैंकों के इतने करोड़ रुपए डूबेंगे, मालिया की तरह ये बाहर भाग के जाएंगे, इसका पासपोर्ट आप अभी का अभी शक्ति भाई अगर रिवोक नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। शक्ति भाई, और मैं ये कहना चाहता हूं, आप जिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं, आए फाइनेंस मिनिस्टर जी
और अगर हमारे वहां भी किसी ने इस स्कैम को रोकने की कोशिश की है, हमने कांग्रेस ने कभी किसी एक्यूज को चाहे कितना भी बड़ा हो, शक्ति भाई आपकी सरकार चली गई उनको जेल में भी भेजो। 20 सेकंड्स मुझे बाकी के पास भैया देखिए 20 to 30 सेकंड्स। हाँ, पहली बात तो है कि जहां तक इन्होंने कहा कि उस समय दुबे जी सामने क्यों नहीं आए, अगर मेरी जानकारी सही है आप पूछ लीजिएगा दुबे जी से। हमारे पास 2 ईमेल ऐसे हैं जो ईमेल उस समय के वित्तीय सचिव सेक्रेटरी फाइनेंस को भेजा गया था और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को भी भेजा गया था, वो रिकॉर्ड में है। दूसरी बड़ी बात, अभी गोविल साहब ने कहा, अच्छी बात कही कि कागज लेके आए और कागज पे आप डिबेट करिए। मैं कागज लेके आया हूं, मैं एक चिट्ठी आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार उस समय यूपीए की जो सरकार होती थी वो प्रोएक्टिवली जो डिफॉल्टर्स है उनको लोन दिलाती थी। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? अक्टूबर 4, 2011, यह चिट्ठी कोई साधारण चिट्ठी नहीं है। यह चिट्ठी लिखा किसने है? विजय माल्या ने। किसको लिखा? मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोलने दिया। सुमित भाई मुझे रोक सकते हैं, मुझे सुमित भाई रोक सकते हैं। ये बात गलत है सुमित भाई, मैं आपके यहाँ गुहार लगाता हूँ। मैं बीच में बोल रहा था एक बड़ी चिट्ठी का खुलासा कर रहा हूँ, बड़ी चिट्ठी का खुलासा कर रहा हूँ। ऊपर मामले को लेके जा रहे हैं, विजय माल्या को सांसद आपने बनाया, अपने राष्ट्रीय जा रहा है, रोका क्यों जा रहा है? आप कौन है रोकने वाले? घनश्याम मैं एक महत्वपूर्ण आज का मुद्दा यही है कि क्या ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी की वजह से बीजेपी की साख, सरकार की साख कम हुई है? तीनों का नाम लिखा हुआ है। एक मिनट मैं आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद तुरंत आपके पास आता हूं। इस चिट्ठी में मनमोहन सिंह जी को क्या लिखते हैं जब इन्होंने एक लोन की गुहार लगाई थी डिफॉल्ट? कौन लिखा है चिट्ठी? है विजय माल्या। अच्छा। मनमोहन सिंह को अक्टूबर 4, 2011 में लिखते हैं कि हम डिफॉल्टर हैं, मगर आपने हमें जो लोन दिलाने में मदद की उसके बावजूद मैं धन्यवाद करता हूं। मैं सशक्षर पढ़ देता हूं थोड़ा सा। आई वॉज वेरी रिलीव्ड एंड प्लीज्ड व्हेन यू रेस्पॉन्डेड पॉजिटिवली एंड एक्सप्रेस। वही चिट्ठी है जो कल बीजेपी ने रिलीज की थी ऑफिशियली, वही की थी। और मेरे पास रविशंकर प्रसाद ने जानना, अरे आपको मुश्किल क्या हो रही है? मैं अगर आप मनमोहन सिंह के प्रवक्ता क्यों बनना चाहते हैं? आप सोनिया जी के प्रवक्ता क्यों बनना चाहते हैं? अगर ये टॉपिक विजय माल्या, नीरव मोदी दोनों का है तो मैं एक फैक्ट रख रहा हूँ, एक बहुत बड़ा फैक्ट रख रहा हूँ। आप इसे रोक क्यों रहे हैं? आप इसको रोक क्यों रहे हैं? सवाल मेरे से पूछा गया, मैं जवाब, जब तक मैं ये 3 लाइन में कंप्लीट कर चुका होता, 3 लाइन नहीं, मैं ये 3 लाइन पढ़ना चाहता हूं। मैं ये 3 लाइन पढ़ना चाहता हूं। फाइंडिंग नीमो से लेकर नमो तक का रिश्ता क्या है? देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं चिट्ठी क्यों ना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, घनश्याम, के साथ फोटो खिंचाते हैं। आप क्यों विजय माल्या पे जा रहे हैं? आप नमो के बारे में बताइए। एक मिनट, संबित, एक मिनट घनश्याम, आप मुझे बताइए, नीमो और नमो के रिश्ते की आप बात कर रहे हैं ना, तो जिसके आगे मोदी लगाया वो सब रिश्तेदार हैं आपस में? नहीं, मुझे बताइए ना, आप तिवारी हैं, जिस दुनिया में जितने तिवारी हैं, अच्छे बुरे आपके अच्छे हो जाएंगे। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डिबेट को गलत रंग दिया जा रहा है, मोदी के नाम पे गलत रंग दिया जा रहा है। आप एनडी तिवारी के क्या लगते हैं? एनडी तिवारी के क्या लगते हैं? कुछ लगते हैं एनडी तिवारी? सुनिए, बोलना चाहते इसी प्रकार ये मुझे नहीं बोलने दे रहे थे। पात्रा जी ने 2G से लेकर दामाद जी तक को स्कैम में घेरा था। जब आप एक इतने बड़े घोटाले का हिस्सा बनते हैं, आपकी फोटो सामने आती है और आपके नाक के नीचे वो सपरिवार बड़ी आराम से बिजनेस क्लास में आदमी निकल जाता है, और पीएमओ क्या ट्वीट करता है? पीएमओ का ट्वीट कहता है, ये देखिए, ये वो सीईओज हैं जो भारत का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। आपने पीएमओ का ट्वीट पढ़ा? बिल्कुल। नीरव मोदी की फोटो है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी एक सभा में मेहुल भाई कहते हैं, ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये चट्टे बट्टे हैं तो आज यूपीए में शामिल थे, ये तो बता दीजिए। प्रवक्ता के रूप में सामने आए हैं, यूपीए 2 के प्रवक्ता के नाते खड़ा हूं, यूपीए 2 में ये खुद शामिल थे, जनाक्रोश से बाहर किया गया। यूपीए 2 में प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार रोकेंगे, यूपीए 2 में खुद शामिल थे। आज यूपीए 2 को भ्रष्टाचारी बताकर अपने आप को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। मैं आखिरी बात कहूंगा, ठीक है, मैं राजीव जी में आ रहा हूं। पिछले 3 सालों में इन्होंने बैंकिंग सिस्टम की तह को हर तरीके से हिलाया डुलाया है। इन्होंने कहा नोटबंदी की, बैंकिंग सिस्टम को हिलाया डुलाया, कहा हम ब्लैक मनी को लेकर के बैंकिंग सिस्टम पे सख्त हैं, उसको हिलाया डुलाया। हर तरीके से जब एनपीए को लेकर सख्त है, हिलाया डुलाया। हर तरीके से जब आप कह रहे हैं कि हम बैंकिंग सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, तब भी आपके नाक के नीचे ये घोटाला 20,000 करोड़ का पहुंच जाता है। अगर खराब हुआ कर रहे हैं आप घनश्याम तिवारी, बैंकिंग सिस्टम अगर खराब हुआ तो क्या ये इन्हीं 3.5-4 सालों में हुआ? बिल्कुल, इन्हीं 3.5-4 सालों में हुआ। बीते 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। ये बताइए, जितने एनपीएस हुए बीते 70 सालों में, आप उसको क्लीन चिट दे देंगे तमाम सरकारों को? सवाल, क्या संबित पात्रा आपके डिबेट पे कह सकते हैं कि इन कंपनियों से इनकी पार्टी ने 1 रुपए शक्ति सिंह गोयल, क्या आपकी कंपनी ने सवाल उठाया? क्या आपकी पार्टी ने इन कंपनियों से 1 रुपए का चंदा नहीं लिया है? पिछले साल 90% कॉर्पोरेट डोनेशन। क्या आप लोग की पार्टी चंदा नहीं लेती है? हमारी आपकी पार्टी चंदा नहीं लेती है?
15,000 करोड़ का घोटाला कर गया। जनाब, ये सवाल हमसे पूछना चाहिए। संबित राजीव रंजन, मैं आऊंगा आप ही के साथ ही। राजीव रंजन जेडीयू के आपके पार्टनर है। राजीव रंजन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तीन बड़े कथित तौर पर घोटालेबाज जो देश से लापता हैं, ललित मोदी, विजय माल्या और अब ये नीरव मोदी, क्या इनकी वजह से बीजेपी की सरकार की साख नहीं गिर रही है? क्या इन तीनों को ना पकड़ पाना, इन तीनों को भागने देना, क्या आपको लगता नहीं कि आपकी सरकार की चिंता की बात है जिसमें आप भागीदार हैं? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर ये एक कहीं ना कहीं एक हम ये कह सकते हैं कि तंत्र की विफलता के रूप में इसको जरूर स्वीकार किया जाना चाहिए। तंत्र की सरकार, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार सरकार को बचाइए मत, तंत्र में सरकार भी आती है। भ्रष्टाचार को एक संस्थागत स्वरूप, तंत्र सरकार से भी बनता है और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं उस सरकार को ही सामने लाना चाहता हूं जिसको लेकर राजीव टकरू ने कहा, उस समय के बैंकिंग सेक्रेटरी ने कहा कि मुझसे दिनेश दुबे एक बार मिले और उन्होंने किसी सवाल पर अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर जो मेहुल चौकसी को लोन देने का फैसला इलाहाबाद बैंक के बोर्ड ने किया जी, उस फैसले को लेकर के असहमति की जानकारी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को भी थी और साथ ही साथ फिनांस सेक्रेटरी को भी थी। उसके बाद अगर इनका इस्तीफा कराया जाता है तो ये बिल्कुल इन दोनों को जवाब शक्ति सिंह गोहिल से लीजिए आप, लेकिन आप अपने कार्यकाल का बात करिए ना। हरिप्रसाद को बारे में क्या किया आपने? हरिप्रसाद ने जो कंप्लेन की उसको डिस्क्लोजर रिपोर्ट लगा दी आरओसी में। उत्तर मैंने दिया। अब मैं एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो पुख्ता जो संलिप्तता है और दूसरी तरफ एक जो ब्राइडल ज्वेलरी के शो में राहुल गांधी का होना, ये तीन ऐसे तथ्य हैं जो कहीं ना कहीं इसकी बुनियाद, जो भ्रष्टाचार की बड़ी बुनियाद पड़ी है मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को मदद करने की, उसमें कांग्रेस 2011 में आपकी यूपी की सरकार, 14 के बाद एनडीए की सरकार, मेहुल चौकसी, उसके पहले भी रसूखदार जिस वजह से दिनेश दुबे को इस्तीफा देना पड़ता है, उस वक्त भी नीरव मोदी रसूखदार, उनको लोन मिल जाता है पंजाब नेशनल बैंक से, वो भी न जाने किस तरह के फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए। लेकिन मेरा सवाल ये, रामकृपाल जी मुझे हेडलाइन में जाना है, क्विक कमेंट में आपका जरूर लूंगा 30 सेकंड वाला। क्या आपको लगता है कि ये बड़े बड़े लोग सिस्टम के साथ घालमेल कर आसानी से बच जाते हैं और गरीब किसान को बैंकों का लोन ना चुकाने के कारण खुदकुशी देनी पड़ती है? सिस्टम का दिक्कत है या पॉलिटिशियंस की दिक्कत है? सुमित जी, धूमिल ने बहुत पहले 70s में एक लिखा था कविता इन लोगों के लिए, पूरी राजनीतिक बिरादरी और तमाम अधिकारीगण, इनके लिए लिखा था कि अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है और ये परिवार सिस्टम में हमेशा छेद करके चलता है कि आज मैं रहूं कल तुम आओगे, छेद को बरकरार रखो। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि विजय माल्या है, कौन है। सवाल इस बात का है, यूपीए के दौर में ही रिपोर्ट आई थी कि मिसेस गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस उद्देश्य से किया था वो तो कतई पूरा नहीं हुआ, कोई गरीब आदमी बैंक तक नहीं पहुंचा। अब जाके कोशिश हो रही है। हुआ क्या कि मध्य वर्ग और बाकी टैक्स पेयर को लूटने का एक सरकारी तंत्र खड़ा किया गया और सब पार्टियां जानती हैं, यूपीए से लेकर एनडीए तक। बिल्कुल 6 साल का वक्त है। 11 में शुरू हुआ था। किसी मेडिकल में जाइएगा तो हिस्ट्री पूछते हैं कि ये कब आपको लगा था वायरस। सवाल इस बात का है कि 3 साल का हिसाब यूपीए दे और 3 साल का हिसाब एनडीए दे, क्योंकि एनडीए भी इस बात से बच नहीं सकती है। कैसे भाग गया? कैसे भाग गया, क्या हुआ? और पूरा परिवार भाग गया बीते 1 महीने के अंदर। ये हिसाब 6 साल का सबको देना पड़ेगा। बिल्कुल पूछेगी। और सवाल सुमित जी, एक लाइन और कहूंगा, मुझे इससे लेना देना नहीं है कि नीरव जो आप तिहाड़ में डालते हैं, कहाँ डालते हैं, जो जनता का पैसा गया था वो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है। उस पे बात कीजिए, तू मैं नहीं कि तुम्हारे यहाँ हुआ मेरे यहाँ हुआ। ये दोनों के दोनों, मैं खुद कहता हूँ यूपीए एनडीए अपराधी है और ये अगर अपराधी है तो माने सबसे पहले जनता का पैसा वापस आना चाहिए। बहुत बड़ी बात रामकृपाल जी, यही बात छोड़ दीजिए, यही बात मैं करना चाह रहा था। हम लोग 1 महीने अपनी ईएमआई ना चुकाएं तो अगले दिन बैंक से फोन आता है और 1-2 महीने के बाद आपको डिफॉल्टर बना दिया जाता है। और यहाँ डिफॉल्टर होने के बावजूद भी, एनपीए होने के बावजूद भी बैंक हजारों की संख्या में लोन लुटा देते हैं। क्या ये सिस्टम सिर्फ गरीब दबे कुछ लोगों को चलाने के लिए है और बड़े लोगों के रसूखदार लोग ऐसे ही भागते रहेंगे हजारों करोड़ लेकर इस देश से? इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले हेडलाइंस देखते हैं।
विधानसभा के हेडलाइन देखिए, कहता है फाइंडिंग नीमो। ये नीमो से लेकर नमो तक का रिश्ता क्या है? मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं चिट्ठी क्यों ना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, के साथ फोटो खिंचाते हैं। आप क्यों ये वाले जा रहे हैं? आप नमो के बारे में बताइए। एक मिनट संबित, एक मिनट घनश्याम, आप मुझे बताइए, नीमो और नमो के रिश्ते की आप बात कर रहे हैं ना, तो जिसके आगे मोदी लगाए वो सब रिश्तेदार हैं आपस में? नहीं, मुझे बताइए ना, आप तिवारी हैं, जिस दुनिया में जितने तिवारी हैं, अच्छे बुरे आपके अच्छे हो जाएंगे। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं कि क्या माल्या, मोदी और नीरव जैसे घोटालेबाजों ने बीजेपी सरकार की छवि खराब की है। हाँ कहने वाले 38%, नहीं कहने वाले 62% SMS पोल पे, और ट्विटर पोल पर भी हाँ कहने वालों की संख्या 46% और नहीं कहने वालों की संख्या 54%। थोड़ी सी नहीं कहने वालों की संख्या ज़्यादा है ट्विटर पोल पर, लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितियाँ इशारा कर रही हैं कि कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए हैं जो सरकार के कामकाज को लेकर, छवि को लेकर कह रहे हैं कि छवि खराब हो रही है। मेरे साथ दिनेश दुबे साहब जुड़ गए हैं, इलाहाबाद बैंक के डायरेक्टर रह चुके हैं, इस्तीफा दिया था यूपीए सरकार के वक्त में। इलाहाबाद बैंक के वक्त डायरेक्टर के तौर पर इनका कहना था कि उस वक्त अगर अलार्म रेज हो गया होता तो आज इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। दिनेश दुबे साहब, आपको विसिल ब्लोअर की तरह देखा जा रहा है, लेकिन आज आप पर ये इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। आपके आने के पहले इस कार्यक्रम में मेरे साथ कांग्रेस के बहुत बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल जी भी लाइव जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि आप आज क्यों सामने आए, आपने आज क्यों ये अचानक अपनी भक्ति दिखाई। आपके इंटेंशंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। दिनेश दुबे। वो बीजेपी के एजेंट है। मैं यही कहता हूं कि अगर कोई शक्ति भी सिंह है, जी गोविल अगर को जिस मेरा वक्त पे परिचय बात याद होती, नहीं है। अगर परिचय होता तो वो ये शब्दों का प्रयोग नहीं करते। नहीं, एक सेकंड दुबे जी, एक सेकंड। उन्होंने आपको एजेंट नहीं कहा, लेकिन आप प्रतीत ऐसे हो रहे हैं। मैंने बिल्कुल आपको एजेंट नहीं कहा। आप उस वक्त थे। दुबे जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। मैं कोई भी बिलो बेल्ट बात करने वाला नहीं हूं। मैंने आपके आने से पहले बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप बीजेपी के एजेंट हो। मैंने बिल्कुल ये बात नहीं की है, वो गलत बात बताई जा रही है। मैं जरूर ये कहता हूं कि अगर कोई भी, अगर ये सवाल है कहाँ स्कैम हुआ, इसकी बजाय पैसे वापस कैसे आए, तो अगर मोदी जी को 2015 से बार बार कहा गया था उसका पासपोर्ट कैंसल करके इनको जेल में डाल, नहीं, एक मिनट शक्ति भाई, आपने ये कहा था, शक्ति भाई आपने ये कहा था कि दिनेश दुबे आज क्यों सामने आए। बीजेपी एजेंट वाला सुमित भाई, एजेंट आपने नहीं कहा, मैंने खुद ही कह रहा हूँ, मैं खुद ही ये कह रहा हूँ कि आपने एजेंट नहीं कहा, पर ये भाव आ रहा है कि आप पे इल्जाम लग रहा है। दिनेश दुबे बिना तथ्यों पे किसी पर एलिगेशन नहीं करता। अरे शक्ति भाई, मैं वो क्लिप निकाल देता हूँ जिसमें आपने ये कहा कि आज ये क्यों सामने आए। कहता हूं, मैं आपने कहा ना आज ये क्यों सामने आए। सुमित भाई, मैं जरूर ये कहता हूं जी कि जिस वक्त पे प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को किसी ने भी, आज जैसे प्रधानमंत्री को कहा है, प्रधानमंत्री को लिख के चिट्ठी भेजी गई, एक नहीं बहुत लोगों ने कहा आप चौकीदार हो। शक्ति भाई, दिनेश दुबे आपको क्यों इस्तीफा देना पड़ा था सितंबर 2013 में इलाहाबाद बैंक के डायरेक्टर के तौर पर, और तब आप क्यों सामने नहीं आए थे? मेरी बात सुन ली जाए जी, मेरी बात सुन ली जाए। शक्ति सिंह जी भी सुन लें। बीजेपी के कौन है उनका भी नाम बता दें आप। संबित पात्रा। बीजेपी के कौन है उनका भी नाम बता दें। संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से हैं और शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस की तरफ से। आप बोलिए। संबित पात्रा जी, दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लें। आज मैं दोनों को ये कहना चाहता हूं कि इसमें राजनीति नहीं करें। सबसे पहले ये सोचें कि देश की जनता का डूबा हुआ पैसा कैसे वापस लाया जा सकता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। ये सिस्टम का लोकुना है। मेरे पे किसी ने ये आरोप लगाया, जैसा सुमित जी ने बताया, कि मैं आज ही क्यों सामने आया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लीस्ट इंटरेस्टेड टू कम आउट इन प्रेस। जी, मैं कतई नहीं चाहता
और मैं प्रेस का आदमी हूं, हमेशा प्रेस में जिया हूं, प्रेस में आज तक हूं। मुझे आदरणीय प्रणव जी मुखर्जी ने डायरेक्टर नियुक्त किया था पत्रकार होने के नाते, मैं उनका आभारी हूं। बाद में वो राष्ट्रपति बन गए और चिदम्बर साहब आए थे। मेरा 1 साल का कार्यकाल रहा है, मात्र 1 साल का, वो मैंने त्यागपत्र दे दिया। 3 साल के लिए मैं अपॉइंट था। मेरे जमाने में ये मेहुल चौकसी का, गीतांजलि का एक प्रस्ताव आया था। मैं इन दोनों प्रवक्ताओं को एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये बैंकिंग सिस्टम पे 1 मिनट मेरी बात सुन लें। ये बैंकिंग सिस्टम ऐसा है कि कोई भी प्रपोजल जो होता है वो प्रपोजल ब्रांच से आता है, ब्रांच से चलकर वो जोनल हेड के पास जाता है और जोनल हेड से चलकर हेड क्वार्टर आता है और हेड क्वार्टर उस फाइनेंस प्रपोजल को तैयार करके एक कमेटी होती है बैंक की, एमसीबीओडी को भेजती है और एमसीबीओडी जब इसको अप्रूव कर देती है तब ये बैंक के एजेंडे में इन्वॉल्व होके बोर्ड के सामने जाता है। बिल्कुल, पहली बात तो ये। दूसरी बात, डायरेक्टर का अधिकार केवल इतना सा होता है कि उसको जो बात नहीं जचे उसका वो डिसेंट नोट दे दे। 2013 में एमसीबीओडी का जब मैं मेंबर था तो ये प्रस्ताव गीतांजलि ज्वेलर्स का 1500 करोड़ प्लस 50 करोड़ का ऋण का आया जी। पत्रकार होने के नाते मैंने उसको पढ़ा तो उसमें मैंने ये देखा कि ये बार बार रीस्ट्रक्चर हो रहा है, पैसा जमा नहीं हो रहा है। ये देख के मेरे मन में शंका पैदा हुई और मैंने मैनेजमेंट के सामने एक क्वेश्चन पैदा किया, ये प्रश्न पूछा कि आप ये बताएं कि बार बार इस लोन को रीस्ट्रक्चर क्यों किया जा रहा है और उसके बाद 50 करोड़ और क्यों दिए जा रहे हैं। बैंक मैनेजमेंट ने ये उत्तर दिया कि एनपीए रोकने के लिए, इसमें कई बैंक इन्वॉल्व हैं, उन सबको बचाने के लिए हम इसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और 50 करोड़ और अधिक इसलिए दे रहे हैं कि 50 करोड़ लेके ये काम धंधा करे और बैंक का पैसा चुकाए। मेरे मन में संदेह पैदा हुआ और मैंने उसमें ये कहा कि मैं इस लोन की स्वीकृति के समर्थन में नहीं हूं, मैं इसका विरोध करता हूं और मेरा डिसेंट नोट लिख लिया जाए। बैंक मैनेजमेंट ने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद जब बोर्ड की मीटिंग का एजेंडा आया उसमें यही लोन देने का प्रस्ताव आया, वहां भी मैंने इसका विरोध किया और मेरे साथ 2 डायरेक्टर और थे, उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन बैंक ने, मैनेजमेंट ने इसको इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद मैंने लिखित में उस समय के जो बोर्ड सेक्रेटरी थे मिस्टर अरूप वासु, उनको लिखित में डिसेंट नोट दिया और मिनट्स में देखा कि उस डिसेंट नोट का कोई हवाला नहीं है। तब जाकर मैंने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती, जो इस प्रक्रिया को देखते थे, उनको और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव को जो बैंकिंग देखते थे, उनको ईमेल डाला। मेरा काम इतना सा था, मेरा अधिकार इतना सा था, मैंने पूरा किया। उसके बाद मेरे को मैनेजमेंट द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाने लगा कि वहां काम करना संभव नहीं हुआ, झूठी शिकायतें किए जाने लगी। उसके बाद बोर्ड में मेरे खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया सीएमडी के द्वारा और ईडी के द्वारा। उसको कुछ डायरेक्टरों ने विरोध करके डिलीट करवाया। उसके बाद मेरी शिकायत फाइनेंस सेक्रेटरी से की गई। फाइनेंस सेक्रेटरी से जो शिकायत की गई उसके जवाब में हम सब डायरेक्टरों ने एक मिलके एक लेटर भेजा, जो ये मौजूद है कैमरे के सामने, आप देख लें, सब डायरेक्टरों के इसमें दस्तखत हैं जी। उसके बाद मैं फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलने गया। मुझे टाइम दिया गया 2-2.5 घंटे बाद पूरी बात सुन लीजिए मेरी सुमित जी, ताकि इन दोनों प्रवक्ताओं की भी बात क्लियर हो जाएगी, आपकी भी क्लियर हो जाएगी और सरकार की भी नैतिकता और नीयत क्लियर हो जाएगी। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के पास मिलने गया। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से मेरी अभी तक के जीवन की वो प्रथम और अंतिम 15 से 20 मिनट की मुलाकात थी। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने मुझे बहुत आदर और सत्कार से बिठाया, मेरा अभिवादन स्वीकार किया,
मैंने उनको कुछ तथ्यों की जानकारी दी। उन्होंने मेरे से ये कहा कि भाई ऐसे माहौल में आप बैंक के काम में व्यवधान पड़ता है और इससे काम आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने कहा कि सीएमडी का तो रिटायरमेंट हो गया, नए सीएमडी आएंगे, उनसे देखेंगे कि आप बार बार यही डिसेंट नोट देंगे क्या। मैंने ये कहा कि मेरे को सरकार ने इसलिए भेजा है कि कोई भी गलत काम मुझे नजर आए तो मैं उसके ध्यान में लाऊं, इसलिए मैं तो यही करूंगा। तो उन्होंने कहा कि फिर ये अच्छा नहीं रहेगा, बेहतर ये है कि आप घर चले जाओ, त्याग पत्र दे दो। मैंने उसी समय उनके सामने त्याग तो आप पत्र ये लिख कह के रहे हैं, दे बड़ी दिया। बात ये बड़ी पूरी बात घटना है। दुबे जी, बड़ी अब बात आप एक कह रहे बात हैं इसमें राजीव सुनिए, मैं आपको ठाकरू जो और उस वक्त बताना के सेक्रेटरी चाहूंगा। थे बैंकिंग जो ये के, दोनों प्रतिनिधि उन्होंने सुन आपसे ले, इस्तीफा देने को कहा और मेरी आपने बात इस्तीफा सुनो दे आप, दिया। पहले पूरी सुनिए मेरी बात सुनिए ना। राजीव ठाकरू ने से हमने कुछ देर पहले बात की है, उन्होंने ये कहा कि आपने अपने इस्तीफे में कहा तुरंत कि आप दे दिया। पारिवारिक वजहों से इस्तीफा दे रहे हैं। आपने कहीं भी किसी भी विरोध की बात या किसी लोन को लेकर सवाल खड़े करने की बात अपने इस्तीफे में जिक्र नहीं की। इज इट राइट दुबे साहब? सुमित जी आप भी पत्रकार हो, आप इसको समझने की कोशिश करें। मैंने जो मेल दिए हैं वो मेल क्या इग्नोर नहीं किए गए? आप ये बात समझने की कोशिश करो कि मुझे जो मैंने जो मेल दिए हैं ये एक या दो मेल नहीं है, कई मेल हैं, उनका अध्ययन किया जाए। सुमित जी, मैंने आखिरी मेल में ये लिखा है कि मेरे जीवन के 40 वर्षों के पत्रकारिता जीवन में मैंने इस टाइप के भ्रष्टाचार कभी नहीं देखे जो बैंकिंग इंडस्ट्री में हो रहे हैं, इन्हें रोका जाए। आप मेरे वो पत्रों को देखिए जो सरकार बिल्कुल देखा मैंने, मौजूद हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। इस्तीफा मैं संबित भी बोलना चाह रहे हैं, शक्ति भाई भी हाथ उठा रहे हैं, मेरी मजबूरी है। एक छोटा सा विराम, दुबे साहब रहिएगा, मैं तुरंत हाजिर होता हूं। हम आगे बढ़े उसके पहले नतीजे देख लेते हैं कि आप जनता क्या कह रही जो इस डिबेट को देख रही कि क्या विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे घोटालेबाजों ने बीजेपी सरकार की छवि खराब की है। हाँ कहने वाले 35%, नहीं कहने वाले 65%। ट्विटर पोल के नतीजे अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। इसमें भी हाँ कहने वालों की संख्या 46%, नहीं कहने वालों की 54%। नहीं कहने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मेरा सवाल, दुबे साहब आप रहिएगा मेरे साथ, मैं आऊँगा, संबित मैं आऊँगा, आप बयान तो आप बोलना चाह रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल, आपने पूरी बात सुनी दिनेश दुबे की, आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि उस वक्त दबाव नहीं था दुबे साहब पे? शक्ति भाई पहले आप और फिर संबित पात्रा जवाब देंगे। शक्ति सिंह गोहिल। देखिए मैं दुबे जी ने जो उस वक्त पे कहा मैं जरूर मानता हूं, और मेरा सीधा सवाल, मेरा यही सवाल है कि आप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सामने आए कि उस वक्त के बाद गीतांजलि को बार बार एनपीए करने की बजाय बहुत ज्यादा पैसा दिया गया। अगर ये गलत था उस वक्त पे जब दुबे जी ये मैं पूछूंगा ना, तो अमाउंट कम थी। शक्ति भाई ये सवाल तो मेरा है संबित पात्रा से पूछने के लिए। पहले आप अपने सवाल का जवाब दीजिए कि जब आपके वक्त में मेहुल चौकसी को लोन देने को लेकर दिनेश दुबे पर दबाव पड़ रहा था तो क्या वो जायज था, और अगर वो नाजायज था तो कौन जिम्मेदार है? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो दबाव ना प्रधानमंत्री को पता है, ना वित्त मंत्री को कहा गया है, ना प्रधानमंत्री ने दबाव डाला है, ना एक दो अधिकारियों के बीच में, उसमें भी आप कह रहे हो कि सर वित्त सचिव से मिलके खुद बताया दिनेश दुबे ने। अभी तो उन्होंने पूरी कहानी बताई, उन्होंने चिट्ठी लिखी नहीं राजीव ठाकरू साहब को। नहीं, सेक्रेटरी फाइनेंस, हियर द लेटर वाज रिटन टू प्राइम मिनिस्टर। आप डिफरेंस समझिए, अधिकारी आप तो ये वही कह होते रहे हैं, सरकार कोई हैं, आप ये कह रहे हैं कि 13 की चिट्ठी छोड़कर मैं 16 की चिट्ठी पर संबित पात्रा से बात करूं। ठीक है, वो मैं संबित पात्रा से पूछ रहा हूं बार बार, पर मैं 13 को नहीं छोड़ूंगा सर। मैं 16 भी पूछूंगा, 13 भी पूछूंगा। वो गलत बात, मैं 13 भी पूछूंगा, मैं 16 भी पूछूंगा। केतन पारेख का स्कैम, सुनिए, अगर वो बात करते हैं तो केतन पारेख का भी, केतन पारेख का भी रामकृपाल जी 20 सेकंड बोलिए। केतन पारेख वाला जिसमें अरुण जेटली एडवोकेट थे। जी गोयल जी, एक सवाल अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री के नॉलेज में गई थी चीज, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि विजय माल्या ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है
और आप ये तथ्य है, सारे उसमें रिकॉर्ड है कि पीएमओ ने रीस्ट्रक्चर करने के नाम पर जो नीरव के हुआ है वही विजय माल्या के केस में कहा था, और इसीलिए उन्होंने धन्यवाद की चिट्ठी लिखी है। नीरव ने उस वक्त के प्रधानमंत्री नीरव ने मोदी नहीं, मनमोहन सिंह को सवाल यही है कि चाहे रिस्ट्रक्चर किसी का भी किया हो, नहीं आप सुन ले उसको बाहर जाने क्यों दिया? आप विजय माल्या ने नीरव, अगर ये बाहर नहीं जाते, मोदी को चिट्ठी नहीं लिखी है भागने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने सब खराब किया, आपने सब अच्छा किया। बात तो सुनिए, एक मिनट, और जानते हैं आपने क्या किया? मेरी बात तो सुनिए। किंगफिशर के कैलेंडर को असर मान करके आपने लोन दिया है रीस्ट्रक्चर। ठीक है, जब कहा गया कि ये कंपनी दिवालिया हो गई, शक्ति भाई बोलिए, नहीं देना चाहिए, उसके बाद आपने लोन दिया, और यही काम नीरव के साथ भी आपने किया। ठीक है, रामकुमार जी बोलने दीजिए। दोनों लोन शक्ति जी, आप एक पत्रकार हो, मेरी बात तो सुनिए एक सेकंड। बोलिए शक्ति भाई, बोलिए। बात कर रहे हैं रामकुमार जी, एक मिनट बोलने दीजिए। रामकुमार जी, शक्ति जी को बोलने दीजिए। शक्ति जी को सुनना चाहते हैं हम। शक्ति जी बोलिए, शक्ति जी बोलिए। हाँ, मेरा सीधा सवाल यही है कि रिस्ट्रक्चर, जैसे दुबे जी ने कहा, बैंक का एक सिस्टम होता है, वो रिस्ट्रक्चर करते हैं। सवाल ये है कि ये फ्रॉड करने वाले लोग अगर देश से बाहर नहीं जा सकते हैं तो उनसे हम वसूली कर सकते हैं। मेरा सवाल सीधा सा है, विजय माल्या के केस में आप मीडिया लोगों ने सबने कहा था ये बाहर भाग जाएगा, और चौकीदार जी उस प्रधानमंत्री थे, वो देश से बाहर चला गया। इधर भी सारे एक्यूज जो है, चाहे ठीक वही बात आप कह रहे हैं कि सबको बीजेपी की सरकार के वक्त में बाहर जाने का मौका मिल गया, सब भाग गए, जो मेरा आज का सवाल भी है। शक्ति भाई बिल्कुल ठीक, ये मोदी जी का उड़ान प्रोग्राम नहीं चलता। उड़ान प्रोग्राम, संबित पात्रा मुझे मेरे सवाल, शक्ति भाई भी नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या अंतर है यूपीए और एनडीए में? अगर यूपीए में घोटाले होते रहे और एनडीए में घोटालेबाज भागते रहे और भारत सरकार के, हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा गायब होता जा रहा है, जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी संबित पात्रा? मैं इसका पॉइंट वाइज एग्जांपल देता हूं कि आपने कहा यूपी और एनडीए में क्या फर्क है। बिल्कुल, घोटाले तब भी थे, घोटाले आज भी हैं, घोटालेबाज तब भी बाहर थे, आज भी बाहर है। मैं उत्तर देता हूं। पॉइंट नंबर 1 और फर्क नंबर 1, उस समय खुद मनमोहन सिंह जी, चिदम्बरम जी, सोनिया जी के कहने पर चिट्ठी लिखते थे, और उसका नतीजा होता था कि रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर 150 करोड़, उसके बाद और 50 करोड़, ये 1150 करोड़ प्लस 50 करोड़। नीरव मोदी की एक छोटी कहानी बताता हूं। 2010 में उन्होंने ज्वेलरी की दुकान शुरू की और 2013 में वो फोर्ब्स की लिस्ट में चले गए। इतनी जल्दी किसी का ग्रोथ आज तक हिंदुस्तान में शायद ही हुआ होगा। और किसके जमाने में हुआ? 2010 से 2013 किसकी सरकार थी आप जानते हैं। मेहुल चौकसी को किस प्रकार से लोन दिया गया अभी आपके सामने दुबे जी खुद बता रहे हैं। शक्ति भाई को दिखाइए। हाँ, सब उनको दिखाइए, शक्ति जी को सब कुछ सुनाइए, दिखाइए। देखिए वहां एक इंटेंशन था कि किसी भी कीमत पे, मेरे पास चिट्ठी है, मैं बोल सकता हूं या मैं नहीं बोल सकता हूं? दोनों आदमी स्क्रीन पर, या सिर्फ शक्ति भाई गोहिल यहाँ पर रैली करने आए, मैं यहाँ पर पापड़ बेचने आया हूँ? आईपीएस नहीं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। शक्ति जी आप चुपचाप बैठ के सुनिए। बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ शक्ति सिंह गोहिल। इफ यू आर अ सीनियर लीडर, लर्न टू बिहेव, लर्न टू लिसन टू अदर्स। यहाँ मैं शक्ति सिंह गोहिल का स्पीच सुनने नहीं आया हूँ। ठीक है, देखिए आपके लिए आदरणीय है, आप भी आदरणीय है, मेरे लिए सभी आदरणीय है। मुझे बोलने दीजिए, बिल्कुल, मुझे बोलने दीजिए। बहुत देर से मैं इनको सुन रहा हूं। बोलिए, 20 सेकंड बोलिए। नंबर 1, पहली बात है उस समय मनमोहन, शक्ति भाई आप सुन तो लीजिए, मैं चुपचाप सुन रहा था ना आपको। प्लीज बिहेव एज अ सीनियर। शक्ति भाई आप जब बोल रहे थे, दादागिरी नहीं चल रही यहाँ पे, सुनना पड़ेगा भैया। शक्ति भाई मैं आऊंगा। मेरे पास चिट्ठी है, कोई चिट्ठी दिखाइए, चिट्ठी। दादागिरी मत करिए, चुपचाप बैठिए और सुनिए। ठीक है, 20 सेकंड और भी ऐसे 20 सेकंड मैं इनके पीछे बोला था क्या? बोलिए। ही शुड लर्न टू बिहेव। अगर सीनियर लीडर अपने आप को कहते हैं, पहली बात सीनियर लीडर की होनी चाहिए कि उनको अपनी सीनियरिटी के मुताबिक बिहेव करना आना चाहिए। करप्ट पीपल, करप्ट बिहेवियर, इन लोगों को बिहेवियर करने नहीं आता है। सुनिए चुपचाप बैठ के, चुपचाप सुनिए यहाँ बैठ के, चुपचाप। देश को लूटा है और चुप से सुन के जाइए। लूटने वाले लुटेरों को सुनना भी आना चाहिए। इतने सालों से लूट रहे थे, यहाँ ड्रामा करने आ गए। ये चिट्ठी का जवाब कौन देगा? कौन देगा इस चिट्ठी का जवाब? क्यों सोनिया जी के कहने पर मनमोहन सिंह करोड़ों रुपए चंदा दे रहे थे किंगफिशर को? इस चिट्ठी का जवाब कौन देगा? चिदम्बरम किसका आदमी है? चिदम्बरम क्यों लोन दे रहे थे किंगफिशर एयरलाइन को? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? जैसे ही चिट्ठी पढ़ना चाहता हूँ आप लोग सब रोक लेते हैं मुझे। लर्न टू बिहेव, इल बिहेव मैन, लर्न टू बिहेव। पहली बात करते हो,
You behave yourself. Keep quiet and listen. Keep quiet and listen. keep quiet. Don't shout. एक मिनट, Don't आप दोनों shout. संबित पात्रा, शक्ति सिंह आपने मुझे गोहिल, 20 सेकंड दिया। एक मिनट, आप दोनों का टाइम खत्म। क्यों खत्म हुआ? ये भी है, घनश्याम तिवारी भी है, राजीव जी भी है, दुबे साहब भी बोलना चाह रहे हैं। 2 मिनट के सुनता रहा। मैं इनको आप सब एक साथ नहीं बोलेगा, एक साथ मत बोलिए सब लोग, मैं जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा। कंप्लीट करूंगा पहले 20 सेकंड में, 20 सेकंड, घड़ी देख के 20 सेकंड, घड़ी देख के आराम से बोलने दीजिए मुझे, बहुत देर तक 20 सेकंड, समित 20 सेकंड। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, सिस्टमिक फेलियर था। ये सिस्टम किसने बनाया? क्या अंतर है यूपीए एनडीए में? मैं बताने दीजिएगा तभी तो। यूपीए में भी भाग गए, एनडीए में भी भाग गए। इनका घोटाला सिस्टमिक फेलियर, चिल्लाएंगे, बाकी लोगों का घोटाला घोटाला। आप बोल रहे हैं कैसे बोलूं, फिर आप खुद बताइए। मोदी घोटाला करें तो सिस्टमिक फेलियर हो जाता है। अब देखिए आप बोलेंगे तथ्य की बात कीजिए ना। इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को थोड़े से पढ़े लिखे लोगों को लाया करिए ना। समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। एक मिनट, राजीव रंजन स्टूडियो के बाहर, राजीव रंजन 20 सेकंड, राजीव रंजन 20 सेकंड, संबित में आ रहा हूं, राजीव रंजन 20 सेकंड, आप ही के साथी है। देखिए मैं बस एक बात कहना चाहूंगा जी। देखिए जो चिंता हो रही है आपको, सरकार की छवि चिंतित खराब हो रही है। 45% लोग बोल रहे हैं मेरे पोलिंग में। पहली बात है, सरकार की छवि जानकारी मिलने के बाद दावोस में प्रधानमंत्री जी के शिष्टमंडल के बाहर उनका दिखना, और उस दिखने के बाद भी उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, जाना पड़ा नहीं, जाने दिया गया, राहुल गांधी के साथ ब्राइडल एग्जीबिशन में सिस्टम को पता था। उसके बाद 1550 करोड़ रुपए की लोन की मंजूरी। ये दो सरकारों का फर्क है। भ्रष्टाचार को संस्थागत स्वरूप देने के लिए कांग्रेस ने जितने कुकर्म किए, कुकर्मों की सजा उनको आज मिल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वक्त कम है मेरे पास। जरूर है कि ऐसे लोगों से सत्ता के विदेश जा रहे थे, हमने कहा विदेश क्यों जा रहे थे, केस हुआ। आपको उसके बाद संबित 10 सेकंड, आपको चिंता नहीं हो रही? 3 बड़े घोटालेबाज बाहर है, विपक्ष मुद्दा बना रहा है, सरकार की छवि पर सवाल खड़े कर रहा है। हो रही है, आपको चिंता नहीं हो रही? मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि इतने वर्षों, आपने किससे पूछा? देखिए फिर चिल्ला रहे हैं जल्दी। इतने वर्षों तक देश को लूटा गया, अब रिकवरी हो रही है, वो लोन हम रिकवरी माफी चाह रहा हूं। शक्ति सिंह गोहिल शुक्रिया, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, दुबे साहब आपका भी शुक्रिया। वक्त की कमी है, ज्यादातर लोगों ने कहा कि जो लोग बाहर गए भागे हैं घोटालेबाज, उससे सरकार की छवि पर असर नहीं पड़ा है, लेकिन ये नहीं कहने वालों की संख्या बहुत थोड़ी सी ज्यादा है, 50% के ऊपर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में, चिंता की बात है, आम आदमी का पैसा लूटा जा रहा है और हजारों की संख्या में, रुपए की संख्या में बाहर जा रहा है। क्या ये पैसा वापस लौटेगा और क्या बड़े रसूखदार घोटालेबाज त्याड़ के पीछे होंगे, या ऐसे ही हम लोग डिबेट कर अपना वक्त इन पर जाया करते रहेंगे? चलते हैं किशोर के पास, 100 बात की एक बात के लिए। गुड नाइट।